हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू ऐसा एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे जीन पियाजे के बारे में, उन्होंने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर या फिर संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, उनकी थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी को दिया था, प्रस्तुत किया था, जीन पियाजे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने तीनों बच्चों के विकास का अध्ययन किया था। तीनों बच्चों के जब अध्ययन से जो उन्हें रिजल्ट मिला था, आउटपुट मिला था, उसी के आधार पर ही उन्होंने अपनी थ्योरी या फिर सिद्धांत को दुनिया के आगे प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने बच्चों के सामने अलग अलग प्रकार से कृत्रिम ढंग से समस्या रखी थी और जिस तरह का बच्चे व्यवहार करते थे, अपने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो प्रस्तुत की थी। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है, उनकी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और एक्सपीरियंस करते जाते हैं, बच्चे का जो विकास है वो उसी की अंत्य क्रिया होता है, उसी पे डिपेंड होता है। और जीन पियाजे जी ने बच्चे की जैविक विशेषताओं पर सबसे अधिक बल दिया था कि बच्चे का जो विकास होता है बच्चे के जैविक आधार पर ज़्यादा होता है। पियाजे जी का मानना था कि बालक के विकास में शिक्षण की भूमिका नहीं होती। पियाजे के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद जो है बच्चा सीखता है। और आज इसी थ्योरी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे जी के द्वारा जो 4 अवस्था दी गई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर या फिर संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, हम उस अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली जो अवस्था दी गई थी जीन पियाजे जी के द्वारा, वो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में या फिर हमारे अदर जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं कि जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है वो किस उम्र में होती है। आपको आंसर दे देंगे 0 से 2 वर्ष, और दूसरे ऑप्शन में दे देंगे 2 से 4 वर्ष, तीसरे ऑप्शन में दे देंगे 4 से 7 वर्ष, और चौथे ऑप्शन में दे देंगे आपको 7 से 11 वर्ष में। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था कब होती है? 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। इसमें क्या है, ये ज्ञानात्मक या फिर बौद्धिक विकास की प्रथम अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती रहती है। कब चलती है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रिया से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। यानी कि कहने का जो अर्थ है इसका कि बच्चे में जो गामक क्रियाएं होती है, बच्चे की जो सारी गति होती है वो इस अवस्था में बहुत ज़्यादा तेज होती है। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने रेड कलर के बॉल को देखा, बॉल को देखने के बाद बच्चा क्या करेगा, उस बॉल को बच्चा पहले पहुँचेगा, उस पर पहुँचने के बाद बच्चा उसे पकड़ेगा, पकड़ने के बाद बच्चा उसे वस्तु उसे अच्छी लगी उसे अपने मुंह के अंदर डालेगा, मुंह के अंदर डालने के बाद ही जो क्रिया होती है बच्चा उस क्रिया को करता है और उस वस्तु के बारे में पता लगाता है। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहले बालक की क्रिया स्वतः सेज होती है, किंतु धीरे धीरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे की पहली जो क्रिया होती है कैसी होती है, स्वतः सेज होती है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया था कि बच्चे ने रेड कलर की बॉल देखी, उस बॉल तक वह पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद उसे पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसे अपने मुंह के अंदर निगलेंगे, और जब ये सारी चीज़ें होती है तो बच्चा वस्तुओं के बारे में पता लगाता है आखिर ये वस्तु है क्या। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की जो क्रिया होती है वो धीरे धीरे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए बच्चा प्रयोग करना सीख लेता है। यानी कि पहले तो बच्चे ने कोई वस्तु को देखा, उसे अच्छी लगी तो वो जो वस्तुओं के बारे में पता लगाता है, मगर धीरे धीरे उस वस्तु का एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है कि जो रेड कलर की जो वस्तु है आखिर वो है क्या। बच्चों को बाद में पता लगता है कि ये एक बॉल है। संवेदनात्मक गामक अवस्था के दौरान शिशु गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। यानी कि जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है या फिर हम इसे कहेंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, इसके अंदर बच्चे में गामक ज़्यादा होता है। यानी कि बच्चे शारीरिक गति सबसे ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने शरीर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शरीर की गति के माध्यम से इधर उधर
पहुंचते हैं। और बच्चे जो उनकी जो भाषा होती है वो अर्धभाषी होते हैं, यानी कि बच्चों को संपूर्ण भाषा का ज्ञान नहीं होता इस अवस्था में। तो बच्चे जो शब्द बोलते हैं वो अर्धभाषी, यानी कि जो टूटा फूटा शब्द होता है बच्चे की भाषा में, उस शब्दों का बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं। और सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत चतुर होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो पहले अपना स्वभाव देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी छोटे बच्चे को अगर किसी ने पकड़ा तो बच्चों को अगर वो अच्छा लगता है, वो उसे बच्चा जानता है, तो उसकी गोद में बच्चा आसानी से चला जाएगा। अगर बच्चा जो है उस व्यक्ति को नहीं जानता तो बच्चा क्या रहेगा, उसकी गोद में चिल्लाएगा। तो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी चतुर होते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास जाना, उन्हीं के पास खेलना बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है इस उम्र के अंदर, 0 से 2 वर्ष की अवस्था या फिर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत। अगले पॉइंट में कहा है आवाज एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर कोई ढोल की आवाज़ आ रही है तो ढोल की आवाज़ आ रही है, बाजे की आवाज़ आ रही है, या फिर बच्चे को कोई लाइट दिख रही है तो लाइट की तरफ, आवाज़ की तरफ बच्चे उसे रिएक्ट करेंगे और उसे देखने की कोशिश करेंगे और अपनी जो प्रतिक्रिया उसे व्यक्त करते हैं। अगले पॉइंट पे क्या, रुचिकर कार्य को करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं जो कार्यों में उन्हें इंटरेस्ट होता है उस कार्य को करने में बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट में क्या, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इस अवस्था तक हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का जो अर्थ होता है वो होता है कि बच्चों की नज़र में जो कोई चीज़ है वो कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वो सामने है या फिर सामने नहीं है। 8 महीने तक बच्चों को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। इसका मतलब कि बच्चे जो है आउट ऑफ माइंड, यानी कि दृष्टि से दूर होने पर भी वस्तुओं के बारे में भूल जाते हैं। कि अगर उनके सामने बॉल है, बॉल हमने बच्चे को दिखा के उसे हटा दिया तो बच्चे क्या करेंगे कि ये चीज़ होती ही नहीं है। इसलिए 8 महीने तक बच्चों को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। जब उनकी दृष्टि से जब कोई वस्तु को हटा दिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि वो वस्तु समाप्त हो गई है, वो वस्तु है ही नहीं। 8 महीने के बाद बच्चों को पूरी तरीके से जो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान है वो अच्छे प्रकार से हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा है कि 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि जब बच्चे 1.5 वर्ष के होते हैं तो बच्चे अगर कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले उसके बारे में थिंकिंग करना, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये कार्य उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में भाषा का प्रयोग अनुकरण के लिए तथा बाद में अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की संवेगात्मक या संवेदात्मक गामक अवस्था होती है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति, बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति दूसरों की सबसे ज़्यादा पाई जाती है। धीरे धीरे जब बच्चे अनुकरण करने के बाद की जो भाषा होती है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि अपनी बातों को बताते हैं, अपने बारे में चीज़ों को जानते हैं और दूसरों को अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए बाद में जो भाषा का प्रयोग है वो करने लग जाते हैं अनुकरण के बाद। अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस अवस्था में पूर्ण विकास के बाद बालक संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले कौन सी अवस्था थी, 0 से 2 वर्ष थी या फिर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। बच्चों को इनकी सारी नॉलेज हो गई, उसके बाद बच्चे क्या जाएंगे, दूसरी अवस्था में जाएंगे। अब सेकेंड अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली जो अवस्था होती है बच्चे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ये अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, मगर ये 2 पार्टों में डिवाइड होती है। पहली अवस्था कब होती है, 2 से लेकर 4 वर्ष होती है, और दूसरी अवस्था जो होती है 4 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रतिभाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है, यानी कि जब बच्चे इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो संकेतों के माध्यम से चीज़ों को पहचानने लग जाते हैं और संकेत के माध्यम से कार्यों को करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बच्चों को जो भाषा की नॉलेज है, भाषा का ज्ञान भी होने लग जाता है, और बच्चे जो होते हैं वो शब्दों का और भाषा का प्रयोग करने भी लग जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो अवस्था आएगी पूर्व प्रत्यात्मक काल या फिर प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज आती है, जो कब से रहते 2 से लेके 4 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, बच्चे की खोज की अवस्था भी कहते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। या बड़ों का अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे वो अपने भाई बहन की अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, माता पिता की नकल करते हैं और उनके जैसा वो कार्य करने की तरह
इस काल में करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व प्रतीकात्मक काल या फिर पीढ़ी कौन से अच्छे स्टेज होते हैं, कौन से अवस्था में होती है। ऑप्शन दे देंगे 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन 2 में देंगे 2 से लेकर 7 वर्ष, ऑप्शन 3 में देंगे 2 से लेकर 4 वर्ष और ऑप्शन 4 में दे देंगे 11 से लेकर 15 वर्ष। तो जो पूर्व प्रतीकात्मक काल की अवस्था होते हैं वो कब होते हैं, 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था तक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे की खोज की अवस्था कौन सी उम्र में होती है। तो कौन सी उम्र में होती है, 2 से लेकर 4 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे में, खोज की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो दूसरों का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं अपने बड़ों का, अपने घर में जैसे उनके भाई बहन जैसी नकल करते हैं, जैसा कार्य करते हैं बच्चे भी वैसा ही कार्य करने की उनमें चाह होती है और वैसा ही कार्य उनका अनुकरण करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे की माता अगर घर में झाड़ू लगा रही है तो बच्चे क्या करेंगे, झाड़ू लेके अपनी माता को देखकर झाड़ू लगाना सीख जाएंगे। अगर कोई कुछ सामान उठा रहा है तो बच्चे भी उन व्यक्ति को देख के उस सामान को उठाने लग जाते हैं। तो इसलिए बच्चे में नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों को 2 वर्ष की आयु में 200 शब्दों का अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है और 6 वर्ष का जो बालक होता है 16,000 शब्दों को आसानी से समझ लेता है और बच्चों को भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। और बच्चे जो होते हैं अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त भी कर पाते हैं और या फिर बोल भी पाते हैं। इस अवस्था में बालक में जीववाद तथा आत्मकेंद्रितता का संप्रत्यय भी होता है। जीववाद से जो तात्पर्य होता है कि बच्चे जो वो सोचते हैं कि जो निर्जीव वस्तु होती है जैसे कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, बच्चे सोचते हैं कि इसमें भी जान है। और आत्मकेंद्रितता होते है कि बच्चे सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वैसा ही सोचती है। चलिए अगली जो अवस्था है वो है अंत्य प्रज्ञात्मक काल। ये कब होती है, ये 4 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंत्य प्रज्ञात्मक काल 2 से 4 वर्ष होगी, 4 से 7 वर्ष होगी या 11 से 15 वर्ष होगी। कौन सी अवस्था होती है, 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो अंत्य प्रज्ञात्मक काल की अवस्था कहा जाता है। किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से, जैसे 2 समान लंबाई की छड़ियों को देखकर समान बताना, किंतु उन्हीं में से एक छड़ी को आगे कर देने पर बालक उनमें से एक को छोटी तथा दूसरों को बड़ी बताता है। कहने का तात्पर्य जो 4 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे की जो अवस्था होती है, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है जैसे वो चीज़ों को देखता है जो वैसा ही आंसर वो करने लग जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल पता है कि जब 2 समान जो छड़ियाँ बच्चों को हमने दिखाई कि एक छड़ी ये रही और दूसरी छड़ी ये रही, और हमने क्या कर दिया, दोनों को एक को आगे कर दिया दूसरों को पीछे कर दिया, तो बच्चा कहेगा कि ये वाली छोटी है और ये वाली छड़ी बड़ी है। बच्चों को ये नहीं पता कि जो दोनों छड़ियों का माप है दोनों ही बराबर है, मगर ये आगे पीछे करके रखी है। बच्चों को आगे पीछे करना या फिर पलटावली का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं होता इस अवस्था में। बच्चे वस्तुओं के बारे में पूरी तरीके से पलट नहीं पाते कि कौन सी वस्तु छोटी है कौन सी वस्तु बड़ी है। अगले पॉइंट में डिस्कस करके अंत्य प्रज्ञात्मक चिंतन काल की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता है, इस अवस्था के बालकों में विभिन्न प्रत्ययों की समझ मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं। यानी कि बच्चे की जो समझ है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है इस प्रकार डेवलप होता है कि बच्चे जो चीज़ को देखते हैं बच्चे उसी के अनुसार ही अपना जो आंसर है वो प्रदान करते हैं। अगली जो विशेषता है, वस्तु का बोध उसके सबसे प्रबल या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है। बालक केवल बाईं या फिर दाईं ओर देखकर एक छड़ी को बड़ी बता देता है। यानी कि बच्चे जो वस्तुओं के बारे में, जैसे अभी हमने पूछा था कि जो 2 छड़ी हमने ली दोनों ही इक्वली थी, दोनों कैसी थी, बराबर थी, मगर हमने एक छड़ी को आगे रख दिया और दूसरी छड़ी को हमने थोड़ा सा पीछे करके रख दिया। मगर बच्चे ने क्या अंतर किया कि जो ये वाली छड़ी ये कैसी है, छोटी है, और दूसरी वाली जो छड़ी ये कैसी है, बड़ी छड़ी है। बच्चे क्या करें, दोनों में अंतर नहीं कर पाए कि बच्चे ने दाईं ओर वस्तु देखी छोटी बता दी, बाईं ओर देखी बड़ी बता दी। तो बच्चे को भी जो समझ आती है, बच्चे जिस प्रकार से सोचते हैं, बच्चे का जैसा बोध होता है, जैसे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के आधार पर ही जो अपना आंसर है वो प्रस्तुत करते हैं। बच्चे की समझ के अनुसार ही बच्चा अपना आंसर देते हैं।
इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अविलोमीय होती है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। यानी कि इस अवस्था में बालक में मानसिक जो डेवलपमेंट वो धीरे धीरे होना शुरू होता है। और बच्चे जो होते हैं, अगर हमने कोई चीज़ बता दे कि ये संख्या इतनी है और ये संख्या इतनी है, हमने दो संख्याओं के बारे में बच्चों को बताया, मगर बच्चा क्या करेगा, वस्तुओं के बारे में क्रम से नहीं बता सकता कि अंश और हर जो है वो किस प्रकार से होते हैं। जो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि बच्चे भूल जाएंगे, वो अंश और हर में अंतर करना नहीं आएगा बच्चे को, कि बच्चे जो है पहले जो बताई उस पर तुरंत लौट नहीं पाते, इसलिए बच्चे में पलटनावली है, बच्चे संख्या को रिवर्स नहीं कर पाते आसानी से इस उम्र में। बालक छड़ी की पूर्व अवस्था को संज्ञान में नहीं ला पाता। जैसे हमने दो छड़ी के बारे में बताया कि और दोनों ही छड़ी हमारी इक्वल थी, मगर हमने एक को आगे कर दिया था, दूसरे को पीछे कर दिया था। मगर बच्चे का जो संज्ञान होता है, बच्चे का जो माइंड होता है, वो ये नहीं सोच पाता कि एक वस्तु आगे भी हो सकती है, दूसरी वस्तु पीछे भी हो सकती है। तो बच्चे क्या होता है, दोबारा उस चीज़ को, उस वस्तु के बारे में, छड़ी के बारे में पता नहीं लगाते, और जैसा उन्हें समझ में आता है उसी के आधार पर ही अपना जो आंसर है वो देने लग जाते। यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर तुरंत बच्चों के लिए लौटना मुश्किल होता है, दोबारा बच्चे उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। अगले पॉइंट पे क्या, अंत्य प्रज्ञात्मक चिंतन अवस्था की समाप्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति। इसमें बच्चे को संरक्षण का जो ज्ञान है वो अच्छी तरीके से हो जाता है, या फिर इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो ज्ञान है बच्चे में इस अवस्था तक आसानी से हो जाता है। सबसे पहले जो संरक्षण का जो सिद्धांत है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है इंग्लिश में, इसके अंदर आता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर अथवा उस वस्तु को दो हिस्सों में, टुकड़ों में जब हम बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं, तो बच्चे पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने दो गिलास लिया, एक के पतला गिलास है और दूसरा हमारा चौड़ा गिलास है, और दोनों में मात्रा कैसी है, मात्रा दोनों में समान है। यानी कि हमने 20% बच्चों को जूस दिया और इसमें भी 20% जूस दिया। अगर वस्तु एक पतली हो और दूसरी चौड़ी हो और उसकी जो मात्रा होती है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो वस्तु होती है वो सिमिलर होती है। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे संरक्षण के ज्ञान के लिए निम्न योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को विलोम्यता का ज्ञान होना चाहिए, कि बच्चों को संख्या को रिवर्स करना या फिर रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना जरूरी होता है। किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व के आकार को समझने से है। यानी कि जो विलोमिता होता है वो बच्चे अगर अपने दिमाग में, जैसे पतला गिलास और चौड़े गिलास के बारे में सोच रहे हैं कि दोनों में जो जूस की मात्रा समान है, चाहे वो गिलास पतला हो या फिर उसे चौड़े गिलास में रखें, मगर आकार में परिवर्तन हो जाता है, मगर उसकी जो मात्रा में परिवर्तन कभी नहीं होता। तो बच्चा जो ये इसका जो अनुमान लगाता है वो अपने अनुभव के आधार पर लगाता है। अगले पॉइंट पे क्या, तार्किक गुणितता या फिर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक जो बर्तन है वो हमारा चौड़ा है, दूसरा बर्तन है लंबा है और उठा हुआ है, मगर दोनों के आकार में तो परिवर्तन है कि एक ऐसा है एक ऐसा, मगर जल है उनकी मात्रा इक्वल है। तो बच्चे इसके बारे में बता देते हैं कि चाहे बर्तन एक चौड़ा है और एक लंबा बर्तन है, मगर दोनों में जो जल भरा गया है, जल की मात्रा दोनों में 20% है। तो बच्चे इस चीज़ के बारे में आसानी से बता पाते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत है। इसमें क्या, प्रज्ञात्मक चिंतन काल में बालक के खेल जो अधिक सामाजिक होते हैं। जैसे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे जो खेल खेलते हैं, उनके जो खेल होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं। समाज को देखकर ही बच्चे जो होते हैं वो खेल खेलते हैं। जैसे कोई बालक अगर खेल खेल रहा है तो वो अपने गेम में पुलिसमैन बनेगा, कोई जो बच्चा है वो अध्यापक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई नेता बनेगा, और ऐसी अलग अलग जो सामाजिक भूमिकाओं का बच्चे अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। ये सब समाज को देखकर ही बच्चे वैसा ही नाटक या फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। बालक अपने परिवार के बाहर के व्यक्तियों को महत्व देने लगते हैं। यानी कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बाहर के लोगों के साथ खेलना, घुलना मिलना ज़्यादा सीख जाते हैं, और अपने परिवार से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो बाहर के लोगों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा समय जो होता है बच्चों का बाहर के लोगों के साथ बच्चे बिताते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं।
अगली जो थर्ड नंबर पे अवस्था आती है वो है मूर्त संक्रिया अवस्था। ये अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक अवस्था रहती है। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब तक रहती है, जन्म से 2 वर्ष रहेगी या फिर 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष और या फिर 7 से 11 वर्ष। इसका आंसर क्या रहेगा? 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है। इसमें कहा है इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान लेने लगता है। बालक छोटे छोटे विलोमिता पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। यानी कि इस उम्र में जो बच्चा होता है वो जो छोटी छोटी संख्या होती है उनका रिवर्स कर सकता है, संख्या को पलट सकता है, संख्या को बड़ी और छोटी में अंतर बता सकता है। और अगर हम बच्चों को संख्याओं की श्रृंखला देते हैं तो संख्याओं की श्रृंखला में बच्चा अंतर कर पाता है कि अगर हमने 2, 4, 6, 8 दे दिया और दूसरे में हमने दे दिया 2, 3, 5, 6, तो बच्चे क्या करेंगे, इनमें जो अंतर है अंतर करने भी लग जाएंगे। बच्चों के जो तार्किक संक्रियाएं हैं उसके प्रति बच्चों का जो ज्ञान है वो आसानी से हो जाता है। मगर जो बच्चों को ज्ञान होता है, जो बच्चे जो है जो वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं के आधार पर ही बच्चों की जो नॉलेज है, बच्चे का जो आंसर है बच्चे वो प्रदान करते हैं। बच्चों को जैसे हम वस्तुओं को दिखाते हैं बच्चे उसी प्रकार से लर्निंग करते हैं और सीखते हैं। अब बालक माप सकते हैं, तोल सकते हैं व गिन सकते हैं। जब वस्तुएं मूर्त होती है तब वे ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को वस्तु दिखाकर जब कोई चीज़ को बताते हैं तो बच्चे उसकी माप भी कर सकते हैं, चौड़े और लंबे गिलास में अंतर भी कर सकते हैं, उसे तोल भी सकते हैं कि दोनों में पानी की मात्रा 20% है या फिर नहीं है। उस वस्तु के बारे में गिन भी सकते हैं कि वस्तु 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है बच्चों को जब हम वस्तु सामने होती है, उनकी नज़र के आगे होती है, तो बच्चे उसी के आधार पर जो है बच्चे वस्तुओं में तुलना करने लग जाते हैं और उसी के आधार पर ही बच्चे सीखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक निम्नलिखित 3 गुणात्मक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। कौन कौन सी निपुणता होती है? पहले नंबर पे आते हैं विचारों की विलोमिता। विचार की विलोमिता में बालक निपुण हो जाता है। बच्चे जो होते हैं संख्या को आसानी से, बच्चे में पलटनावली का ज्ञान आसानी से हो जाता है कि बच्चों को हमने संख्या दे दी पहले 2, 4, 6, 8, तो बच्चों से कहेंगे इसमें से बड़ी बताओ और छोटी संख्या बताओ, तो बच्चे बड़ी और छोटी में अंतर आसानी से बता पाएंगे और संख्या को आसानी से पलट पाएंगे। अगले पॉइंट पे क्या है? भौतिक वस्तुओं के संरक्षण का ज्ञान बालक की विचार प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग बन जाता है। यानी कि जो भौतिक वस्तुएं होती है बच्चों को संरक्षण का ज्ञान, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान अच्छे से हो जाता है कि 2 समान जो जूस अगर हम देते हैं, एक को लंबे बर्तन में दूसरे को चौड़े बर्तन में, तो उसके आकार में तो परिवर्तन हो जाएगा मगर उसकी जो मात्रा है, मात्रा अगर उसमें 20% मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे को इस चीज़ का जो ज्ञान है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वो अच्छे से हो जाता है। इस अवस्था में बालक क्रमबद्धता तथा पूर्ण प्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाता है। बच्चे जो होते हैं वो संख्या को क्रम में लगाना, अंश और हर में अंतर करना सीख जाते, मगर इसके अंदर छोटी छोटी संख्याओं का बच्चे उपयोग करना सीखते हैं। क्रमबद्धता वस्तु को अनेक आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्धता करना, छोटी से बड़ी अथवा बालक अंश एवं पूर्ण दोनों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो क्रमबद्धता में होता है कि बच्चे जो है आकार के बारे में उन्हें नॉलेज हो जाती है कि ये चौड़ा बर्तन है, ये लंबा बर्तन है, मगर दोनों में जल की मात्रा कैसी है? 20-20%। तो बच्चों को आकार के बारे में नॉलेज हो जाती है। बच्चे वस्तुओं का भार देख के बता सकते हैं कि इसका वजन 50% है, इसका वजन 60% है। बच्चों को भार के बारे में नॉलेज हो जाती है वस्तु के, और बच्चे बता पाते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है और कौन सी वस्तु बड़ी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने दिया कि 2 बताओ और 100 बताओ, इसमें से बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चे बता पाएंगे कि जो 100 है वो हमारी संख्या बड़ी है। तो बच्चे संख्याओं में अंतर करना, अंश एवं पूर्ण दोनों के बीच जो है वो अंतर करना, तुलना करना सीख जाते हैं और अंश और पूर्ण का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। बच्चे चीज़ों के बारे में विचार करना सीख जाते हैं। अगले पॉइंट पे क्या? बालकों में वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करने तथा उन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या करा, वस्तुओं को
भागों में बांट के दे दिया कि आप बताओ कि बच्चों इसमें कितने बॉक्स है, कितने 1 2 3 3 इसके अंदर 3 इसमें, तो बच्चे कहेंगे ये कितने 9 बॉक्स है हमारे। तो बच्चे जो है हम संख्या को उसे कितने भी भागों में बांट देंगे, बच्चे आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं बच्चे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि जैसा मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वैसे सोचते हैं। बच्चे सोचते हैं कि सब जो सोचते हैं वो अलग अलग प्रकार से सोचते हैं और अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। और बच्चे जो होते हैं इस उम्र में दूसरे लोगों की बातों को भी वैल्यू देने लग जाते हैं। अगले पॉइंट में कहा है, जब मूर्त संक्रियाएं बालकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह पाती, तब बालक बौद्धिक विकास के अंतिम चरण की ओर अग्रसर होने लगता है। यानी कि जब बालक में मूर्त संक्रिया अच्छी तरीके से उसका समाधान बच्चों को करना आ जाता है हर प्रकार से, उसके बाद बच्चे जो है बौद्धिक विकास की लास्ट अवस्था में या फिर अंतिम चरण की ओर जाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों को इन सारी चीज़ों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक बच्चे जब समस्या समाधान आसानी से कर पाते हैं। तो अगली जो अवस्था है वो लास्ट अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार हो गया हमारा कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी उम्र में होती है, जन्म से 2 वर्ष, या ऑप्शन सेकंड देंगे 4 से 7 वर्ष, या ऑप्शन थर्ड देंगे 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 11 से जो 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रिया अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा संकेतित अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। यानी कि जो लास्ट स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो बच्चे के अंदर जो अमूर्त चीज़ों के प्रति भी बच्चा सोचना समझना और तर्क देना प्रस्तुत कर देता है। और बच्चे जो होते हैं वो किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो उसे अपने शब्दों में उसकी व्याख्या भी करने लग जाती है। और बच्चे जो होते हैं किसी चीज़ के प्रति संकेत करके उसकी अभिव्यक्ति करना भी बच्चों में आसानी से आ जाती है। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। बच्चे किसी भी चीज़ के प्रति अपना जो तर्क है, मत है, विचार है वो भी आसानी से रख पाते हैं दूसरे लोगों के आगे। और बच्चे जो है आसानी से किसी भी निर्णय के प्रति समीक्षा कर लेते हैं, निष्कर्ष आसानी से निकाल लेते हैं। और जो नई नई चीज़ें होती है उसकी परिकल्पनाएं भी बच्चों को करना आसानी से आ जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक जो विचार होते हैं बालक को वास्तविकता को समझने में तो आसानी मिलती है, उसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं एक गोले से बाहर, एक लिमिट से बाहर जाके भी चीज़ों के बारे में सोचना समझना शुरू करते हैं। और उसके बाद अपने जो तथ्य, अपने जो निर्णय है उस निर्णय तक, उस निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इस अवस्था में बालकों को कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने तथा अधिकाधिक दृष्टिकोण को अपनी विचार प्रक्रिया में स्थान देने योग्य हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसका बहुत हद तक जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे सारी वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप में अच्छे से स्थापित कर लेते हैं। बच्चे बड़ी छोटी संख्या हो गई किसी चीज़ के प्रति अपना जो निर्णय व्याख्या कर लेते हैं आसानी से, और अपना जो मत है, विचार है उसे भी प्रस्तुत कर पाते हैं। और चीज़ों के प्रति जो उनका एटीट्यूड होता है, वो जो दृष्टिकोण होता है किसी भी तथ्यों के प्रति, उसे भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। और चीज़ों के बारे में बच्चा जो होता है इस उम्र में गहराई से समझना या फिर उसकी समीक्षा करना, समरी बनाना भी सीख जाते हैं। वे स्व आलोचक एवं पुरानी पीढ़ी के मूल्यों तथा व्यवहार की विश्लेषणात्मक आलोचक प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, जो पुरानी पीढ़ी के जो उनके मूल्य, उनके विचार, उनके व्यवहार हो गए, उनमें भी बच्चे विश्लेषणात्मक करना शुरू कर देते हैं, उनकी आलोचना करना भी शुरू कर देते हैं। और अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार है उसे भी प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। और दोनों के बीचों में जो अंतर है, बच्चे अंतर को भी आसानी से बता पाते हैं।
पियाजे द्वारा बताई गई अवस्था एक के बाद दूसरी एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे आती है। बालक किसी एक क्षेत्र में किसी अवस्था में तथा दूसरे क्षेत्र में किसी और अवस्था में हो सकता है। पियाजे जी का मानना था कि जो ये अवस्था होती है, बच्चे एकदम से दूसरी अवस्था में नहीं पहुंचते, कि पहले संवेगात्मक हो गई, उसके बाद जो उपचारात्मक अवस्था हो गई, कि बच्चे इस अवस्था में जो जाते हैं वो धीरे धीरे यानी कि स्टेप बाय स्टेप इस अवस्था में बच्चे जाते हैं, और कि इस अवस्था में बच्चे किसी और प्रकार से सोचते हैं और अगली अवस्था में जो बच्चे हैं वो अलग प्रकार से सोचते हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार हर अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश करता है। अचानक प्रत्येक अवस्था यानी कि चौथी अवस्था तक पहुंचना या प्रवेश करना ये अवश्य नहीं होता कि बच्चे चौथी अवस्था तक पहुंच भी सकते और नहीं भी पहुंच सकते। पियाजे के अनुसार बच्चे को शिक्षा उनकी अवस्था के अनुसार हमें प्रदान करनी चाहिए। और पियाजे जो थे वो बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल देते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा तैयार हो जाता है, जीन पियाजे के द्वारा कौन सी शिक्षा को ज़्यादा समर्थन दिया गया है। तो किसको दिया गया है? जो जीन पियाजे जी थे वो बालक को यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे ज़्यादा समर्थन करते थे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप संपूर्ण विषय की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।